अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आपका पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका बहुत प्यारा था नाज़रीन से actually उसको पता है कि हर संडे शायद तुम्हारी वीडियो को फेसबुक पर बताएं के बाद तो बताएं प्रश्न करें ना तो हम बताएं तो वैसे ही आज की हमारी जरूरत है ये मतलब मौजूद है इंटर रस्मी करवा देता हूँ तो पहले तो फिर मैं आपको क्योंकि ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान के साथ आज फाउंडेशन डे मनाया गया कुछ दिन तो उसके हाथ से हमारी यूथ और मैंने तुमसे कहा कि जबरदस्त सीनियर लीडर को बुलाया जाए वो बात को किया जाए उनके साथ और पाकिस्तान लीडर को आगे थी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने काम किया है या जो उनके पसंद नजर गुजरे हैं उन पर इनके सेटिस्फेक्ट नहीं है तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोग ठीक जगह पे पसंद आएंगे और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने भी आ जाएगी तो हमारे साथ इनका जुड़े रहिए और इंशाल्लाह ताला अच्छा होता है तो मैं ज़रा उनका आपको नाम बता देता हूँ। डॉक्टर तानिया सेठ हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मेंबर है और लीडर भी आते हैं। हाँ, वैसे सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं आपको सलाम पूछ करता हूँ। थैंक यू। और सबसे पहले व्यूअर्स को डॉक्टर तानिया आप बताएं कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ रहती है, कहाँ से बिलोंग करती है? बेसिकली आई बिलोंग टू हैदराबाद सिटी और मैं 20 साल से कराची में हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट टाउन हैदराबाद सिटी है एंड इन्होंने ये जानना चाहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किस तरीके से मेरी एसोसिएशन है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर जियाउद्दीन शेख, डॉक्टर जियाउद्दीन शेख एंड भुट्टो साहब की बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी उनके टाइम के दौर के अंदर। उसके बाद मेरे चाचा नजमुद्दीन शेख फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान एंड एन एम्बेसडर वाज वेरी क्लोज टू बेनजीर भुट्टो साहिबा एंड बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ मेरी खुद पर्सनल मीटिंग्स भी छोटी उम्र के अंदर हमारी शादियों के अंदर आना मीन्स हमारी फैमिली की वेडिंग्स के अंदर आना हसन हुसैन भट्टी साहब के साथ हमारी जो फैमिली मेंबर है उनके साथ बेनजीर भुट्टो साहिबा के बहुत गहरे ताल्लुकात और हमारी जो पूरी फैमिली है तमाम तर फैमिली और इवन आई वुड से पूरा हैदराबाद शहर ही पीपल्स पार्टी का वोटर है और पीपल्स पार्टी के साथ सपोर्ट कर रहा है तो जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम सुना है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बचपन से ही देखती चली आ रही हूँ। और खाली ये बात नहीं होती है कि हम किसी को बचपन से देखते हुए चले आ रहे हों, मगर हम बचपन में ही कुछ ऐसी चीज़ें बड़ों से सीखते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर सारी ज़िंदगी रह जाती हैं। तो बीवी साहिबा की कुछ ऐसी खूबसूरत बातें हैं, जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ क्योंकि मैं उनके जलसों में भी जाती थी। मेरी उम्र 5 साल, 4 साल, 6 साल मतलब जितनी छोटी उम्र के अंदर भी, बड़ी उम्र में भी मैं उनके जलसों में गई हूँ, मैंने जाके अटेंड किया। यहाँ तक कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर अ, असैसिनेशन का हुआ था बिफोर असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऑन द 18th ऑफ अक्टूबर, मैं 19th ऑफ अक्टूबर को उनके घर पर गई थी रात में। जिस टाइम पर उनके पास कोई भी नहीं था, वो थी और खाली फौजिया वहाँ बैठी हुई थी। तो 2007 का ये वाक़या है, मैं अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने के लिए, सलाम लेने के लिए और उनकी खैर-ओ-बरकत पूछने के लिए अंदर गई, तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2007 में जॉइन कर लो। तो मैंने उनसे कहा मेरे बच्चे भी इतने छोटे हैं और हम बाहर मुल्क रह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे जॉइन कर पाऊँगी। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, उस टाइम पर भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़े तरीके से इसकी मेंबरान रही थी। उस टाइम पर 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो साहब की शहादत हुई थी और 97 में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लम्स कॉलेज से जॉइन किया था। और हमारी कॉमरेड सिस्टम होते थे वहाँ पे और वहाँ पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रही होती थी और तमाम खवातीन, लड़कियाँ जो भी मतलब हमारे अतराफ के लोग होते थे बिकॉज़ एज़ बीइंग अ सिंधी कल्चर्ड पर्सन, इट वाज़ आवर ड्यूटी इन ऑर्डर टू एजुकेट एंड लेट द पीपल नो उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा कि सूरत-ए-हाल कैसी थी, महाजिरों का बहुत ज़्यादा एक लोड बहुत ज़्यादा हाइक पर आया हुआ था, मेडिकल कॉलेजेस में आए दिन स्ट्राइक्स हो रही होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सप्रेस किया जा रहा होता था, तो उस दौरान में भी 1997 में भी मेरे को क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई ऑलवेज़ था, आई मीन आई स्पीक वेरी वेल एंड आई वाज़ अ कन्विंसिंग पावर पर्सन, तो उन लोगों की जो टीम थी कॉमरेड थी, उन लोगों ने मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेज़िडेंट उस टाइम पर बना दिया था, कि आप प्रेज़िडेंट बन जाएँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग की और आप ऐसा कीजिए कि आप तमाम लड़कियों को जो है ना वो कन्विंस कीजिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुझान रखें और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वोट देने के लिए आगे वाले वक़्त के अंदर
हम उनको सपोर्ट करें। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ समझे कि एक पैदा होने से पहले का है। भुट्टो साहब का तो हमारे घर में हैदराबाद में आना मेरी पैदाइश से पहले का था, जब उनकी मेरी दादा से दोस्ती थी। फिर उसके बाद ज़रदारी साहब की मेरे फादर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। फिर मेरा एक चाचा एयर मार्शल राजुद्दीन शेख, ही वाज़ इन एयर फोर्स। Later on, he was named chairman for Benazir Fund program also in last year. So Pakistan People's Party has always been the favorite and will always be the favorite. एंड हम एजुकेट करना चाहेंगे तमाम खवातीन मर्द हजरात को कि हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं। मुझे नून लीग से भी ऑफर आई, मुझे पीटीआई से भी ऑफर आई थी। जिस टाइम पर 2018 के इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर मुझे नून लीग ने ऑफर दी और कहा कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। यहाँ तक कि अभी अब से कोई 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले भी मेरे पास नून लीग वालों की ऑफर आई कि आप क्यों ना हमारी पार्टी ज्वाइन करें। मैंने कहा देखिए मैं सिंध की बच्ची हूँ और मैं सिंधियों के साथ हूँ और पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी हुई हूँ और उन्हीं के साथ ही हमारी जिंदगी का कयाम और खिदमत और ट्रस्ट फैक्टर और ऑनेस्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ रहेगी और हमेशा रहेगी। अच्छा चलिए विवर्स की वो बताइए, आपने काफी लंबी खेल की तो कुछ पार्टी की आपने बता दी। अच्छा, अब सियासी जमातों की आपने बात की तो काफी सारी सियासी जमातें हैं। हम ऐसी जमातें हैं जो हम ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर है, तो वो जमातें आपने क्यों नहीं बनाई? नहीं कोई देखिए, छोटा सा मुझे रीजन बताओ। देखिए हर किसी का अपना एक परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम यंग यूथ के लोग हैं। यंग यूथ मीन्स कि हम एंटरप्रेन्योर है। हमारी सोच में और बड़े उम्र के लोगों की सोच में फर्क है। मैंने क्या किया है कि मैंने 24 साल के लोगों को भी इंटरव्यू किया है, मैंने 50 साल के लोगों को भी इंटरव्यू किया है, 60 साल के लोगों को भी इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू नॉट इन द सेंस ऑफ आस्किंग देम द क्वेश्चन दैट आप क्यों इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं, आप क्यों ना इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं। यानी कि आप पार्टी ए को फेवर कर रहे हैं, पार्टी बी को फेवर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कोई रीजन होगी। देखिए हम कोई विंबलडन का गेम नहीं खेल रहे हैं, ना क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, you cannot like a person because he or she is a Wimbledon player or he or she is a cricketer player. You can't focus upon the fact and you have to understand that कि क्रिटिसिज्म जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मैं कहती हूँ क्रिटिसाइज करो, जरूर करो, मगर इतनी नफरत ना फैलाओ। पॉलिटिक्स को डिप्लोमेसी के साथ चलाया जाता है और जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त हम हमारे पीपल्स पार्टी को छोड़ के रिवॉल्व कर रही हैं, वो एक डिप्लोमेटिक रोल के साथ पॉलिटिकल कंडीशन को लेके नहीं चल रही हैं। वो सिर्फ अपने मुआहदे और अपने ही टॉपिक्स को लेकर चल रही है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो कि कुछ होता है नहीं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है। मैंने अजरा पेचो साहिबा से डिस्कस किया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। आज से कोई 3 महीने पहले की बात है, ये 4 महीने पहले आई हैड अ लवली डिनर विद हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचो एंड आई आस्क्ड हर आंटी आपने इतने सारे काम किए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, इतनी सारी चीजें बनाई हैं, तो आपने ये बातें सब लोगों को बताई क्यों नहीं है कि आपने इतने हॉस्पिटल बनाए, आपने खुद ने इतनी मेहनत की। अब जरदारी साहब की बहन होते हुए एज अ डॉक्टर आपने इतने सारे हॉस्पिटल में काम किया है। हमारे यहाँ तो मिनिस्टर की अगर कोई बेटी होती है, उसको अगर कहा जाए कि तुम इतने अस्पतालों में काम करो तो उनके नखरे बन जाते हैं। वो जरदारी साहब की बहन होते हुए इतने सारे हॉस्पिटलों में काम किया। आई मीन सल्यूट टू जरदारी साहब फैमिली। ट्रस्ट मी, मैं तो कहती हूँ सल्यूट हूँ। आई एम कंप्लीटली इम्प्रेस बाय फरियाल तालपुल एंड कंप्लीटली इम्प्रेस बाय अजरा पेचो एंड आई एम श्योर आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैं मिली थी उस टाइम पे जिस टाइम पर बेनजीर भुट्टो साहिबा की वफात हुई थी। और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिले थे, हम लड़काना उनको मुबारकबाद देने के लिए मैं और मेरे फादर गए थे। बट दीज पीपल आर रियली इंटेलिजेंट पीपल एंड बिलावल भुट्टो जरदारी, आई मस्ट टेल यू समथिंग कि वो नए यूथ के साथ चलना चाहते हैं और यंग यूथ को एक नया पैगाम देकर चलना चाहते हैं। और मेरी ये गुजारिश है यंग यूथ से कि देखो हम सब लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस कि हमें ये नहीं पता है कि हमारी अलाइनमेंट क्या है, हमें हमारे को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं, हमारा मेरिट सेक्टर पे हमें जॉब क्यों नहीं मिली जा रही है, क्यों लोगों को सिफारिशों में नौकरियां मिली जाती हैं। क्यों ये दिमाग के अंदर बातें बैठ गई हैं कि हाय उसके अब्बा की तो बड़ी पोजीशन है, उसको नौकरी मिल जाएगी क्योंकि उसकी वो इतना मेरिट में स्ट्रांग नहीं है, मगर उसकी सिफारिशें नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की अप्रोच ऐसी नहीं है, वो हर किसी को मेरिट पे आगे लेकर आएगा। अच्छा, अगर यहाँ मैं कोई आपकी बात काटना चाहूंगा कि श्योर श्योर आपने हॉनेस्टी की बात भी की और बिलावल जरदारी की भी, आपका नाम लिया मुझे कुछ याद आया क्योंकि रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद देखी सुनी होगी, मैं तो सुनी नहीं थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सीरियन जब उनकी बन गई थी तो उसमें पीटीआई के अलावा सारी जमातें थी, इवन के मुस्लिम लीग नून भी। तो रात को उन्होंने एक बयान दिया जैसे कि अगर ये लोग इक़्तिदार में आते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद,
तो जैसे एक मुल्क को ये लोग तबाह कर लेंगे, मीशत तबाह कर लेंगे, तो यूथ है सबसे रिवेंज है। ये बाकायदा बिलावल भुट्टो साहब के एक्सटर्नल पास। तो अगर आप इस तरह कीजिए तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इलेक्शंस के लेकर, न्यूज़ को लेकर और अपना सियासत को लेकर, इसी को यकीन नहीं लगा, अलग सा नहीं लग रहा। नहीं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ गया हूँ, पर ये जो आप मैंने आपको पॉइंट बताया है, तो आपने बिलावल साहब का नाम लिया कि ये चीजें वो की, तो इसमें उनका देखिए बिलावल परसेप्शन भुट्टो आपसे ज- नहीं देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑब्वियसली यही चाहते हैं कि यंग यूथ आगे बढ़े, यंग यूथ आगे बढ़कर काम करे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वोट दे ताकि यंग यूथ को उससे फायदा हो। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, आप क्या समझती है अपकमिंग इलेक्शंस में बिलावल साहब को आना चाहिए नहीं आना? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर सब चीज का दारोमदार हमारी यंग यूथ के ऊपर है। यंग यूथ है, एल्डरली एज ग्रुप है। मैं इस वक्त जब लाहौर गई तो मुझे लाहौर में ये मालूम पड़ा कि आधी आवाम तो वोट देने को तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर 60% आवाम वोट देने को तैयार नहीं है, 40% आवाम वोट एक जगह को देने को तैयार है। आई मीन दिस इज अ सरप्राइज। आई मीन आई वेंट इंटरव्यूड एवरीबडी कि भाई आप बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देंगे, आप नून लीग को वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे? तो 60% लोगों ने बोला हम तो जी जानते ही नहीं, हम वोट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि उन लोगों के माइंड को हिप्नोटाइज किया गया है। वो इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो चुकी हैं आवाम कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको वोट दें, आया हमारा अच्छा लीडर कौन होगा। अच्छा लीडर तय करने के लिए आपको अपने बच्चों समेत बैठकर एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है कि व्हाट यू कॉल दैट वर्ड कि हम सब मिलकर चलें। मिलकर ही चले लाइक अब या इलेक्शन से नहीं बाहर है तो एवरीवन इज टेलिंग लाइक यार मैं इक़्तिदार में हूँ, मैं इक़्तिदार में हूँ, मुझे अपने 5 साल चाहिए। ये चीजें होती है। देखिए हर कोई जो भी जिस भी जमात से ताल्लुक रखता होगा, नून लीग से ताल्लुक रखता होगा, दूसरी जमातों से ताल्लुक रखता होगा, उन सबकी यही ख्वाहिशात होंगी कि हम इक़्तिदार में आए और हम आगे पावरफुल होकर ये काम कर सकें। मगर ये सब चीजें करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कौन करना चाहता है? इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर थिंग। अच्छा, बिलावल इम्प्लीमेंटेशन की भुट्टो बात कर जरदारी लेते हैं सर। इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात अच्छी नहीं कर लेते। अब तक सिंध की अगर हम बात की जाए 17-18 सालों से सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, पंजाब और ये खैबर वो तो अलग सीन है ना। तो इसमें अब तक किन पदों पर थे? आप समझिए और मुझे बता देते हैं इन पदों पर तो पाकिस्तान के तो पार्टी है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिंध के ऊपर काम किया है, जिसको क्रिटिसाइज करके नजरअंदाज करके ना प्रोजेक्ट किया गया है ना टीवी पे दिखाया गया है। इन्होंने हॉस्पिटल्स पे काम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ने जाके इनॉग्रेशन की हैं हॉस्पिटल्स की। इन्होंने एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर काम किया है, इन्होंने रोड के ऊपर काम किया है। दीगर दीगर व्हाट यू कॉल इट ऑन अ वेरी हाई स्केल ही हैज वर्क नॉट टू एन एक्सटेंड व्हेन ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर। आप मुझे एक बात बताएं, एक लॉजिकल एक पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बच्चा, ग्रेजुएट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बाहर मुल्क जाते हैं, जाने के बाद वो उस ममालिक के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं उनको उनके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं अपने पॉइंट्स एंड व्यूज को। कितने ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे मुल्क के, कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनके अंदर इस तरह का पावर एंड कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा है जो वो जाके कन्विंस कर सके और फंड्स लेकर आ सके। So you need a powerful mind in order to make sure to convince the other powers. उसी तरीके से मैं अपनी यूथ आवाम को, देखिए मैं भी एक आपके साथ यूथ आवाम की एक औरत खड़ी हूँ, एक डॉक्टर हूँ जो 21 साल से काम कर रही हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचपन से सपोर्ट कर रही हूँ। मुझसे ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर टी यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप आए हमें ज्वाइन करें, मैंने कहा मैं तो हूँ ही आपका हिस्सा, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मगर जितनी भी यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, आप प्लीज उस मिस से बाहर निकलिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। हम लोगों को अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है। मलेशिया, श्रीलंका देखिए किसने बुरे दौर से गुजरा, मगर अगर आप मलेशिया की हिस्ट्री देखते हैं, सिंगापुर की हिस्ट्री देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, मुल्क है इस दुनिया के अंदर जो कि डिप्राइव्ड मुल्क थे, जिनके पास रिसेशन सेशन था, जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ग्रोथ कैसे की? उनकी यूथ ने, उनकी आवाम ने सोचा समझा, सेलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जाके उनकी आवाम बनी। तो यंग जनरेशन आगे आएगी तो एक आउटपुट होगा। अच्छा, यूथ की आपने बात की, काफी बार आपने हाईलाइट किया इसको। यूथ जब यहाँ पाकिस्तान में पढ़ लेती है और उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलता प्राइवेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज,
तो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने सिंध के बात पर कितना काम किया जॉब करने को, कितने जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किए या क्रिएट की। देखिए, एज़ फार एज़ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आर कंसर्न्ड, सिंध की गवर्नमेंट ने बहुत जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं और मेरिट के ऊपर ये काम किया है। और आगे आने वाले वक़्त के अंदर 100% मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरिट बेसिस के ऊपर जिन-जिन लोगों की शिकायतें आती हैं, आई मीन लोगों की शिकायतें आती हैं कि फलाने की सिफ़ारिश से उसको नौकरी मिल जाती है, हमें नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि हम ग्रेड ए आए, उसका बी आया और बी से उसको नौकरी मिल गई, हमें नहीं मिली है। हाँ, ये चीज़ें इस हैं तरह का काफ़ी सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। आगे आने वाली हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरिट बेस के ऊपर सब चीज़ें करेगी। आपने अभी देखा होगा अच्छा, चाहे हुकूमत के मेडिकल बाद जब उनकी हुकूमत आएगी तब जाके जॉब मिलेंगी। अभी देखिए, इस वक़्त तो ट्रांज़िशन चल रही है केयरटेकर हुकूमत की। तो सिंध ऑलरेडी ये 17 साल सिंध से। और केयरटेकर हुकूमत के अंदर इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, सिंध ने ऑलरेडी लोगों को नौकरियाँ दी हैं, सिंध ने ऑलरेडी लोगों को प्रमोशंस दिए हैं, सिंध ने लोगों को ऑलरेडी आगे एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर काम किया। बट द ओनली पॉइंट इज़ कि हमारी आवाम का जो ब्रेन सेंस है ना, उसको क्रिटिसिज्म ने डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि सारा वो टॉक शोज के अंदर क्रिटिसिज्म इतना चला गया है कि सिंध की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, फलानी हुकूमत ने ये सब झूठ है। सिंध की हुकूमत ने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया है। ये आपने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मैं मानता हूँ अगर उसने काम किया है अपने लोगों के लिए। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन, विदाउट हेल्थ एजुकेशन आपकी तो कंट्री बिल्कुल जो है डेमोलिश हो जाती है। हेल्थ और एजुकेशन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब मुझे कोई 1-2 या जो जिसने आपने देखे हो, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, जहाँ पे भी, कोई ऐसे स्कीम जो उन्होंने क्रिएट की हो, अवाम ने उनसे इस्तेफ़ादा किया? देखिए, एज़ फार एज़ हॉस्पिटल्स आर कंसर्न्ड पूरे सिंध के अंदर हर जगह पे ए1 हॉस्पिटल्स मौजूद है, जहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ताकि चाहे आप सिंध के लोअर ऑर्डर क्लास के लिए कि मिडल एवरी क्लास गाँव के अंदर तो मिडिल क्लास अच्छा, रहती है जो और गरीब गरीब लोग क्लास रहती है। गरीब क्लास लोगों के लिए भी आप मीरपुर खास से लेकर नहीं, नौशेरा जो फिरोज गरीब से लोग लेकर उन लोगों के लिए अस्पताल कितने आला दर्जे के बने हुए हैं। कभी आपने जाके अस्पताल गाँव में देखे कि कितने अच्छे बने हुए हैं अस्पताल, यूनिवर्सिटीज बनी हुई है फ्री ऑफ कितनी कॉस्ट। अच्छी। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देयर इज अ सर्टेन फीस हुँ। एंड देन देयर इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्राम एज वेल फॉर पुअर पीपल। इससे अच्छा फिर बेहतर तो बहुत अच्छे हेल्थ कार्ड ही बनाते हैं ऐसे। देखिए सिंध देखिए डेफिनेटली ऑब्वियसली उन लोगों ने इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल की हैं कुछ जगहों पर, जहाँ पर वो लोग बेनजीर फंड प्रोग्राम के जरिए लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। आपको में देखिए, आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं उसमें आप ये सवाल करना भूल गए हैं कि बेनजीर फंड प्रोग्राम भी चल रहा है सिंध के अंदर। ठीक है, थोड़ी इस बहुत वक्त पंजाब के अंदर तो कोई फंड प्रोग्राम नहीं चल रहा है इस तरह का, या हुकूमत ने आके कोई जो कोरोना वायरस आया था उस दौरान में एक फंड प्रोग्राम चलाया, मगर बेनजीर भुट्टो की वफात के बाद से ही बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम से फंड प्रोग्राम चला है। इस तरीके से तो काफ़ी हम लोग जो है पॉजिटिव पॉइंट्स निकालते हैं इसमें। अच्छा, आने मैम आप मुझसे बताएँ कि अपकमिंग इलेक्शंस जो आएँगे इसके बाद और फिर हुक्मरानों को तो आप क्या कहती है कि कौन-सी लाइन में मुझे तय करनी चाहिए? और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन-से देखिए, स्टेप लेने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें एक सेलेक्ट करना होगा ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लीडर जो हमारी हुकूमत को बेहतरीन तरीके से लेके चले। ऑब्वियसली आई एम अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूअसली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, मगर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्यों मैं इस तरह से कह रही हूँ। मेरी कहने की वजह ये है कि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन को देखेंगे, अगर आप ये जानना चाहेंगे कि वे किस तरीके से इस मुल्क को बदलना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर आना चाहते हैं, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज पैदा करना चाहते हैं, इस मुल्क में इस सिंध की आवाम के लिए, पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए किस तरीके से वो चाहते हैं कि मैं चेंजेस लेकर आऊं, तो अकेला इंसान वो खड़ा होकर एक यंग यूथ की सपोर्ट समेत मैं चाहूंगी कि जितनी भी यंग यूथ है इस वक्त जो कि एक बहक गई है रास्ते से, मैं चाहूंगी वो तमाम यंग यूथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसों में जाए, जलसों को सुने, अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड करे, तो उन्हें इस बात पे यकीन होगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी विजन को आप तक किस तरह ट्रांसफर कर रहा है। ये कि ये नेट पर एक रिसर्च करेंगे इसी हवाले से कि क्या वाक़ई ऐसा है या नहीं? विज़न की बात आपने की। अच्छा, पीडीएम का जो मकसद था, उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या समझती है वो आया है और तो वो संगठन में नज़र आ रहा है।
उनकी मईशत में उनका जो किरदार था वो किस तरह रहा और आफ्टर डेथ जब भी उसने मदद खरीदी इसकी पता करूँ उनकी क्या वैसे था विलियम से जो अपने पीटीआई को या केडीएम केडीएम अच्छा क्रिश्चियन डेमोक्रेट या अच्छा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो कंटिन्यूस सिचुएशन में सूरत हाल रही है, महंगाई पहले से आ गई। आप किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं दे सकते, ना पीडीएम को दे सकते हैं, ना केयर टेकर हुकूमत को दे सकते हैं कि महंगाई इन लोगों की वजह से ही। देखिए महंगाई 2018 से आ चुकी थी। नहीं इमरान खान की हुकूमत जी हाँ, बिल्कुल महंगाई जो थी वो इमरान खान की हुकूमत साहब की हुकूमत से महंगाई ने अपनी आगाज शुरू कर दी थी। उन्होंने ये आगाज इसलिए की थी क्योंकि वो चाहते थे कि हम इतना ज्यादा टैक्सेशन से हर तरफ से पैसा ले सकेंगे, उस तरीके से हम पाकिस्तान को बेहतर बना सकेंगे। मगर वो ये भूल गए कि पाकिस्तान की आवाम एक गरीब आवाम है। पाकिस्तान की गरीब आवाम इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो टैक्सेशन को और इन चीजों को इतनी लायबिलिटीज को बढ़े। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने आ रहे हैं, वो लोग स्कूलों के बच्चों के बिल्स, घर के खाने के अखराजात, आप पिछले 5 साल के अंदर देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आई मीन आई विल बी रियली ऑनेस्ट फॉर यू, ये सारा टेन्योर 18 के बाद से हुआ है। आप मेहरबानी करके पीडीएम को या केयर टेकर हुकूमत को इस चीज का ब्लेम मत दीजिए। आप प्रीवियस हुकूमत के अंदर जाइए जहां से इसका आगाज हुआ है, जहां से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, जहां से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ी। क्यों ये काम जरदारी साहब की हुकूमत में क्यों नहीं हुए? 2008 में इस तरह की हुकूमत में चीजें क्यों ना ये चीजें 2013 में हुई? इस तरह की तो कोई कंप्लेन्स नहीं आई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हाई जा रही हैं, इस तरह के हम दौर से तो नहीं गुजरे थे। हाँ, हमने अर्थक्वेक्स देखी, हमने फ्लड्स का सामना किया, मगर वी नेवर फेस सच प्रॉब्लम्स। व्हाट डू यू थिंक आरे? वी नेवर फेस सच प्रॉब्लम्स। नहीं बिल्कुल इमरान खान साहब की हुकूमत में सारी चीजें जो है वो तय हो चुकी थी ऑलरेडी वही थी और आईएमएफ मैं आपको मदद से बता देता हूँ आईएमएफ का ये मानना है इसके पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं इस सब को हमारे कर्जदार है मिनिमम आप या मैं इन 8.5 लाख रुपए तीन बंदा जो है सब करता है तो किसी से अब क्या समझती है कि पता तक तो कैसे बाहर ला सकते हैं घंटे कैसे जो कौन होने तो बताओ देखिए जाहिर सी बात है, इतने लोन लिए जाएंगे, मुल्क चल नहीं रहा है, मुल्क के हालात ऐसे हैं। आप आप एक हुकूमत बनाना चाहते हैं, मगर आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम तैयार ही नहीं है हुकूमत में आने के लिए। आप हजारों जलसे कर रहे हैं, जलसों के अंदर 10,000 बातें कर रहे हैं, मगर मुझे एक जलसा आप ये बता दीजिए जिसमें आपने ये कहा हो कि मैंने ये स्ट्रेटजी प्रोग्राम इस तरीके से बनाया है और मैं इस तरीके से हुकूमती सतह पर आने के बाद इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट से ऐसे फायदे लूंगा ताकि हमें लोन भी हम दे सके और फवाइद दे सके। हमने सिर्फ 3 साल हुकूमत में एक ही चीज सुनी, यकीन कीजिए मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, चोर चोर चोर। हमने 2018 के बाद से 2014 से हम सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं, चोर का वर्ड, क्रिटिसिज्म का वर्ड। मैंने जब मैं एज ए टेलीविजन एंकर बिजनेस प्लस की थी, उस दौरान में भी मैंने इस चीज को रिपीट किया था और कहा था कि मैं मेहरबानी करती हूँ कि मेरे पास एज अ गेस्ट आए हुए लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चोर का लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिए। देखिए आपने इतना चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया, इतने क्रिटिसिज्म इस्तेमाल किए कि लोगों के घरों के अंदर इस तरह के लड़ाई झगड़े हो गए, लोग क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करने लगे, मियाँ बीवी में झगड़े आना शुरू हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज बच्चों के दरमियान में आना शुरू हो गए। व्हाई ऑन दी अर्थ दिस इज हैपनिंग? दिस शुड हैपन। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? हमारे मुल्क के बच्चे पॉलिटिकली डिस्कशन के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं आपस में, पीपल्स पार्टी का बच्चा किसी और उसके साथ लड़ा। ये सब चीजों को खत्म किया जाए, हिप्नोटाइजेशन को खत्म किया जाए। स्टॉप बीइंग हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइजेशन के दौर से बाहर निकले, अपने करियर के बारे में सोचें, अपने आउटगोइंग के बारे में सोचें। आप ये सोचें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत में आते हैं, मेरिट के ऊपर अगर लोगों को स्कॉलरशिप बाहर मुल्क की मिलती है तो आप लोगों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? मेरिट पे वो अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप दिलवाएं और बाहर मुल्क भेजा जाए मेरिट पर, लोगों को इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम किए जाएं यूनिवर्सिटीज के साथ, और पीपल्स पार्टी इस लेवल के ऊपर काम करे जिसमें मेरिट के ऊपर बाहर मुल्क। बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के दौरान में एजुकेशन सेक्टर जो कि इस्लामाबाद से बिलोंग करता है, वो स्कॉलरशिप पे मुझको भी बाहर भेज रहा था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन द सेक्टर व्हिच इज इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सेक्टर इन Islamabad, which was led by higher education sector, which was led by Javed Laghari at one time. उस एजुकेशन सेक्टर ने मेरे को तक स्कॉलरशिप दी थी और फिर उसके बाद मुर्तजा भुट्टो साहब की शहादत हुई, फिर बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत चली थी। आई वाज गोइंग ऑन अ स्कॉलरशिप टू क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई क्लियर्ड द टेस्ट।
सो ऑब्वियसली मेरा जैसा स्टूडेंट जो आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा है और इतनी चेंजेस आए हैं, तो बीबी साहिबा की हुकूमत के अंदर यही चीज हुई ना। उन्होंने मेरिट बेस के ऊपर एक इंटेलिजेंट बच्चे को उसका टेस्ट दिलवाने के बाद ही फैसला किया कि उसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। मेरे जैसे कितने लोग थे जिन बच्चे और लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, जो गरीब घराने से बिलोंग करती थी मगर मल्टी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। तो आप इस चीज की तरफ सोचिए, यंग यूथ को एजुकेशन की तरफ सोचना चाहिए, एग्रेसिव में नहीं आना चाहिए। डोंट गेट इनटू एग्रेशन अच्छा, कि आप क्या नहीं। समझती है यूथ को पॉलिटिक्स में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डीजल यूथ देखिए, यंग यूथ को पॉलिटिक्स के अंदर फेवरिज्म होना चाहिए है कि आप सेलेक्ट कीजिए कि हम लोगों को किस को सेलेक्ट करना चाहिए है। यंग यूथ इस वक्त बुरा ना मानिएगा, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी यूथ जो है वो नशे की तरफ और बहुत सारी ऐसी एडिक्शन की तरफ चली गई है, ड्रग एडिक्शन की तरफ चली गई है और शो ऑफ बहुत ज्यादा हो गया है हमारी यंग यूथ में, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। वाइडी में गांवों के अंदर भी जो है वो नशा आम हो गया है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी यंग यूथ किस तरफ जा रही है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, आपने चोर का वर्ड नृत्य के चोर 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 हमारे पास क्रिटिसाइज इस फिल्म काफी सारी है और देखने को भी मिलती है, सुनने को भी मिलती है। मेरा आपको एक मशवरा है, मैं आपके से जवाब तलब देना चाहूंगा कि हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आजमा लिया है, किसी से हमें पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। अब मैं चाहूंगा कि स्टैब्लिशमेंट को मौका दें। अपकमिंग इलेक्शन में 5 साल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है तो चौदह उनके बिहाफ पे है और मेरे चला है। आई थिंक वो इकोनॉमी जो है बिल्कुल हाई लेवल से तुम गई क्या तुम You want army to come on board? डजंट बी गुड? Yes, you see, army तो वैसे ही on board है। व्हाट डू ये यू प्रेफर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आर्मी? you see, I वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है? आर्मी। हम ऑब्वियसली आई मीन लीविंग ऑल द पार्टीज बिहाइंड। आप चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ उसी सूरत हाल में लगेगा जिस सूरत हाल के अंदर मुल्क के हालात कंट्रोल लेवल के अंदर नहीं आएंगे, तब मार्शल लॉ लगेगा। उस कंडीशन में मार्शल लॉ यू आर दैट थिंग। दैट नो, वी आर नॉट एट दैट स्टेज, वी हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज। और आर्मी के लोग बहुत समझदार हैं। आर्मी के लोग इस वक्त इस कंडीशन में नहीं होंगे कि वो चाहेंगे कि मार्शल लॉ लग जाए। आर्मी यही चाहती होगी कि हम एक प्रॉपर तरीके से हुकूमत को लेके चले और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए हमारे मुल्क के अंदर, जिसको इलेक्ट किया जाए और जिसके जरिए सब मिलके काम करें। और मुझे ये बात भी अफसोस से कहनी पड़ेगी कि हमारी आवाम ये जो चोर चोर का लफ्ज कह रही है ना, आप लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि वो लोग जो हमारी खिदमत करें, आर्मी, सल्यूट टू द आर्मी, आई गिव अ सल्यूट टू आर्मी एवरी डे। On my Facebook, you will see there is a salute to army every day in the morning that we are the most powerful army of the world. आप लोगों ने आर्मी तक को नहीं छोड़ा है। I mean, आपने क्रिटिसिज्म के लेवल के ऊपर आर्मी, कोई पार्टी, कोई नवाज शरीफ साहब हो गए, इमरान खान हो गया, जरदारी साहब हो गए, हर किसी को एक जियोपोडाइज कर दिया इमरान खान साहब ने। क्योंकि इमरान खान साहब ने सब लोगों को चोर बोला, आम आवाम ने हर किसी को लपेटे के अंदर ले लिया कि चोर सब है, सब लोग चोरियां कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग, दिस शुड चेंज। प्लीज चेंज योर माइंड। जब मेरा माइंड ऐसा नहीं सोच सकता है तो भाई बहनों, आप लोग अपने घरों के अंदर बैठकर अपने माइंड की सोच को, अप्रोच को चेंज करो। एक ऐसे लीडर को आगे लेकर आओ जो आपकी यंग यूथ को आगे लेकर चले और एक नया एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाए। ये नए पाकिस्तान के ख्वाब में से बाहर निकलो, खूबसूरत पाकिस्तान की तरफ चलो, एजुकेशनल पाकिस्तान की तरफ चलो, हेल्थ वाइज पाकिस्तान की तरफ चलो। दिस इज द मोटिवेशन that I want young youth to understand, because the maximum amount of votes that Pakistan People's Party or any party will generate is by the young youth and by the generation of any age group for them to understand the facts. तो मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहूंगा, उसके बाद शकुताम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि आफ्टर 8 फरवरी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ जाती है, जीत जाती है। तो व्हाट विल बी द मेजर स्टेप दैट वी टेक फॉर द यूथ एंड फॉर द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो इस वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला जानता है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी या कौन सी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आएगी। सिंध की हुकूमत तो सिंध की हुकूमत की पार्टी है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चांस मिलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि सिंध की जो सीएम है वो औरत को बनाया जाए।
एक औरत को अगर सिंध की सीएम बनाया जाएगा तो हमारी औरतों के लिए एक इंकरेजिंग पावर होगा। तो हमारी सिंध की सीएम अगर हमारी औरत बनाई जाए तो ये एक बहुत पावरफुल नॉलेजेबल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट होगा। और उसके अंदर चंद नाम हैं जिनमें से फरियाल तालपुर का नाम है, जरदारी साहब की बहन है। जरदारी साहब की बहन जो है अजरा पेशो हेड मिनिस्टर रही है, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से काम किया है। अगर उन्हीं की बहन फरियाल तालपुर को सिंध का सीएम बना दिया जाता है तो मैं समझती हूँ कि वो बेहतरीन तरीके से सिंध को अच्छे तरीके से लेके चलेंगी। और साथ ही साथ अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो यंग यूथ के लिए जमीन आसमान लगा देंगे, मगर यंग यूथ को आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे, एजुकेशनल वाइज लेके चलेंगे, मेरिट पे नौकरियां दिला के देंगे। हम लोग नई यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, गांवों के अंदर यूनिवर्सिटीज बनेंगी, गांवों के अंदर बच्चों को लिटरेट किया जाएगा, एटलीस्ट उन्हें हर किस्म की तालीम दी जाएगी। ये सारे इक़दामात किए जाएंगे गरीब आवाम के लिए। फ्लड के ऊपर काम किया जाएगा। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क को फेस करने की मिल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। हर इलाके के लिए कमेटी बिठाई जाएगी जिस पर काम किया जाएगा। दिस इज व्हाट बिलावल रियली वांट्स टू डू। ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द setup so that everyone looks after their provinces in a particular way. Okay, let's see what will be the result and outcome of February. अच्छा, एक लास्ट वन आपसे करना चाहूंगा कि कैन वी कंपेयर ourselves with Pakistan to Asian countries like Afghanistan, Bangladesh, or India is of higher level. We can't compare them. तो can we compare ourselves to Bangladesh or Afghanistan? हम बहुत अच्छे हैं और हम सब ममालिक से बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। Like इसलिए I'm नो talking about IT, they have IT exports and they have better economy than us. नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि हमारे मुल्क की आवाम इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट आवाम है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास सिर्फ लैक ये है कि हमारा मुल्क जो है वो हिप्नोटाइज हो जाता है किसी के भी कहने पर, और हिप्नोटाइजेशन होने की वजह से वो उस तरफ डायरेक्शन में चला जाता है। अगर वो अपने दिमाग को एक ही तरफ लोग फोकस करके लेके चलेगा तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क होगा। जैसे पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर आर्मी है, उसी तरीके से पाकिस्तान की एक एक बच्चा मेरे नजदीक पाकिस्तान का दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान से इंटेलिजेंट बच्चे आईटी एक्सपर्ट्स अमेरिका में है, लंदन में है, एशिया के किस ममालिक के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे टॉप रैंक पर नहीं है, टॉप रैंकिंग पे है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पाकिस्तान का नाम बाहर मुल्क में रोशन किया जाते कि मैं पहली पाकिस्तान की ऐसी डॉक्टर थी जिसने बर्थ माफी केस के ऊपर काम किया। और 2015 की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पूरे इंटरनेशनल दुनिया की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मैंने वो जाके तस्वीर दिखाई और बताया कि एज अ डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान मैंने इस तरीके से इस पेशेंट के ऊपर इतनी मेहनत की है, वो भी सदका जारिया पे अनाउंस किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पे मैं सदका जारिया पे बर्थ माफी केसेस को फ्री में डील करूंगी। और वो फ्री का केस में बाहर मुल्क लेके गई थी, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी आवाम बहुत इंटेलिजेंट है। हिप्नोटाइज होना बंद कीजिए, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। आने वाले इलेक्शन में दिल खोलकर अच्छे दिल से सोच समझ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दीजिए, हमारा साथ दीजिए और आगे बढ़िए। मैं उन लोगों में से हूँ जो झूठ नहीं बोलती हूँ। आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर हर चीज अच्छी हो जाएगी। जनरेशन जो है वो हमारी ग्रूम हो जाएगी। आपको हर चीज एक उस तरीके से मिलेगी जिस तरह एक बाहर मुल्क के अंदर चेंजेस आते हैं, चीजें होती हैं। द न्यू जनरेशन वांट चेंजेस, यू नो, लाइक वी वांट चेंज। वी डोंट वांट टू बी इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही हो। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में चले जहाँ हम अपने पॉलिटिशियन से डायरेक्ट मिल सकें। यानी कि अगर किसी यूथ को प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या उनसे डायरेक्ट ईमेल करके बात कर सके, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी प्रॉब्लम को, आसिफा भुट्टो जरदारी साहब उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। सो यंग जनरेशन कैन एंड एन ओल्डरली जनरेशन। देखिए हमारे पास मुल्क के अंदर वो नहीं है, व्हाट यू कॉल यू नो ओल्ड होम्स नहीं है हमारे पास।
ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर आगे चल के बनी ताकि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो बूढ़े गरीब लोग भी हो जाते हैं, ओल्ड होम्स हों, जैसे अमेरिका, लंदन के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे मुल्क में भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये तभी होंगी जब हमारे पास फ़ॉरेन बाहर का मुल्क हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। जिस तरह मलेशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, फैक्ट्री आउटलेट्स बनाए गए, उस तरह से मलेशिया आगे बढ़ा। पेट्रोनस टावर दुनिया का सबसे बड़ा टावर बना। तो इस तरीके से मलेशिया ने भी 1990 में मेहनत की और वो आगे बढ़ा। इसी तरीके से पाकिस्तान भी 2024 के अंदर मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। तमाम ख़वातीन, मर्द हज़रात जो इस वक़्त आरिफ के साथ मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे कहूँगी विक्ट्री फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। प्लीज ऑल एवरीबॉडी वाचिंग माय शो डू वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरी उम्मीद उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको तमाम वो सहूलतें प्रोवाइड करेगी, आपके लिए तमाम दीगर दर्जे पे काम करेगी। शिकायतें करना बंद कर दें, शिकायतें दिमाग में लाना सोचना छोड़ दें, क्रिटिसिज्म को जहन से निकाल दें, अच्छी अप्रोच रखें, अच्छी सोच रखें, नेगेटिविटी को डिलीट कर दें और पॉजिटिविटी की तरफ चलें। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। बिल्कुल, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया और एलाबोरेट किया। डॉक्टर तानवीर शेख ने और कहा कि जो हमारी यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, उनको सिर्फ दे वोट चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज के हमारे ज़बरदस्त देश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मेंबर दीगर आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप लोगों को फिर मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ और एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल डिबेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त मिलेगा। मैं हूँ आपका होस्ट